देखो नंबर वन, जो फिजिकल क्वांटिटीज होती ना, उसको हम वैसे तो तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, स्केलर, वेक्टर और टेंसर। लेकिन अभी हमारे कोर्स में सिर्फ दो ही तरह की फिजिकल क्वांटिटी है, एक तो स्केलर और एक है वेक्टर। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनको कंप्लीटली एक्सप्रेस करने के लिए हमें सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड से काम चल जाता हो, तो इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चल जाएगा। लेकिन वेक्टर होने के लिए देखो चार चीज़ों की जरूरत है। नंबर वन, मैग्नीट्यूड हो। दूसरा, उसमें डायरेक्शन हो। तीसरी बात, इट फॉलोज। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये क्या, अभी हम आगे देखते हैं। और फोर्थ चीज, इट विल फॉलो कॉम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन। ठीक है, तो ये चार चीजें जो फॉलो करती हैं ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम बोलते हैं वेक्टर। ठीक है, जैसे स्केलर का अगर एग्जांपल देखें तो मास को कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, टाइम को कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। तो ये तो एग्जांपल हो गए हमारे पास स्केलर्स के। वेक्टर के अगर एग्जांपल देखें तो जैसे फोर्स हो गया, है ना, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गई, ये सब एग्जांपल हैं वेक्टर्स के। ठीक है, तो ये तो मैंने तुम्हें बता दिया कि वेक्टर किसको बोलेंगे। कुछ फिजिकल क्वांटिटी को डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, उनको हम वेक्टर्स बोलते हैं। साथ में उनको दो लॉ और फॉलो करने होते हैं। ठीक है, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करोगे? ग्राफिकली वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन विथ एरो हेड। ठीक है, इनका जो लेंथ है स्ट्रेट लाइन की, इट विल डिनोट्स मैग्नीट्यूड एंड एरो हेड विल डिनोट डायरेक्शन। और मैथमेटिकली हम जैसे अगर किसी सिंबल के ऊपर एरो लगा दें, एरो हेड लगा दें, तो इसका मतलब वो वेक्टर है। या फिर बोल्ड लेटर में लिख दें, बुक में कहीं पे बोल्ड लेटर में लिखा तो इसका मतलब वो वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो वेक्टर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब वेक्टर के टाइप क्या क्या होते हैं? नंबर एक, इक्वल वेक्टर्स। ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वो क्या होगी? सेम होगी। जैसे ये कोई वेक्टर ए था और ये कोई वेक्टर बी है, तो इनको हम ऐसे डिनोट करेंगे। दो वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो तो उनको हम इक्वल वेक्टर्स बोलते हैं। दूसरा, अपोजिट वेक्टर्स। ऐसे वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड तो सेम हो, मैग्नीट्यूड तो सेम हो लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो। डायरेक्शन अपोजिट होने का मतलब सपोज एक ईस्ट में और एक वेस्ट में हो। तो जैसे मान लो एक वेक्टर ये था तुम्हारे पास ए, उतनी लेंथ का, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर है बी। तो अपोजिट वेक्टर्स को हम ऐसे डिनोट करते हैं, माइनस बी। मतलब इक्वल टू का साइन तो दिखा रहा है, मैग्नीट्यूड तो बराबर है, लेकिन नेगेटिव साइन का दिखा रहा है कि डायरेक्शन अपोजिट है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं F1 फोर्स लूँ 10 न्यूटन इन ईस्ट डायरेक्शन, और F2 एक फोर्स लूँ 10 न्यूटन इन वेस्ट डायरेक्शन, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि F1 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ F2। ठीक। तीसरा है यूनिट वेक्टर।
यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है यूनिट या 1। वन होगा और डायरेक्शन स्पेसिफाइड होगी। जैसे अगर मैं मान लूँ एक कोई वेक्टर है 1 मीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन, तो ये एक यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड 1 हो गया और डायरेक्शन उसकी स्पेसिफाइड हो गई। जैसे हम लोगों ने क्या किया हुआ है, ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है एक्स वाई जेड, एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को हम आई कैप बोलते हैं, है ना। आई कैप का मतलब हो गया 1, अगर ये लेंथ है तो 1 मीटर अलॉन्ग एक्स, ठीक है। ऐसे ही वाई डायरेक्शन में हमने जे कैप को यूनिट वेक्टर लिया हुआ है, जेड डायरेक्शन में के कैप को यूनिट वेक्टर लिया हुआ है, ठीक है। जैसे अगर मुझको दिखाना हो 2 मीटर अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो ये मान लो ए बी कोई है 2 मीटर अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, बी इक्वल टू -2 आई कैप। इस तरह से हम इन यूनिट वेक्टर्स का यूज करते हैं। यूनिट वेक्टर बनाने के लिए यूनिट वेक्टर को है ना कैप से दिखाते हैं, इसको रीड करते हैं ए कैप। कैसे बनेगा, किसी भी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, है ना। जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, मान लो कोई फोर्स है 8 न्यूटन इन ईस्ट डायरेक्शन। अब इसका किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को दो पैरेलल लाइन से दिखाते हैं। जैसे एफ वेक्टर को दो पैरेलल लाइन में बंद कर दूं तो इसका मतलब सिर्फ 8। तो अब अगर एफ को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तब हम इसको रीड करेंगे एफ कैप। क्या मिलेगा हमें, 1 न्यूटन इन ईस्ट डायरेक्शन। तो हमको एक यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। तो किसी भी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो तुम्हें यूनिट वेक्टर मिल जाता है। नेक्स्ट है तुम्हारे पास को इनिशियल वेक्टर। ऐसे वेक्टर, देखो वेक्टर का क्या होता है, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक टर्मिनल पॉइंट होता है। जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं इसकी टेल, और टर्मिनल पॉइंट को हम इसका बोलते हैं हेड, या इसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट। और ये है टर्मिनल पॉइंट। अब दो या दो से ज़्यादा वेक्टर का इनिशियल पॉइंट सेम हो, जैसे मान लो एक वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, इन दोनों का इनिशियल पॉइंट एक ही जगह पर मीट कर रहा है, तो इनको हम बोलेंगे को इनिशियल वेक्टर्स। अब देखो किसी भी दो वेक्टर के बीच में अगर एंगल बताना हो ना तो उसको पहले को इनिशियल बनाया जाता है। अब इसमें देखो दो तरह के मेजरमेंट दिख रहे हैं, एक तो ये छोटा एंगल और एक ये बड़ा एंगल, ठीक है। तो हमको ये छोटा वाला एंगल नापना होता है। जैसे मान लो ये 30 डिग्री हो और ये हो जाएगा 330 डिग्री, तो हम बोलेंगे कि ए और बी के बीच का एंगल कितना है, 30 डिग्री। तो किसी भी वेक्टर के बीच में एंगल अगर बताना हो तो उनको पहले को इनिशियल बनाओ, और बीच में जो छोटा एंगल आ रहा है उसको हम मेजर करके बोलते हैं कि ये उन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है। इसके बाद एक को टर्मिनस। ऐसे दो या दो से ज़्यादा वेक्टर जिनका टर्मिनल पॉइंट सेम हो, जैसे ये मान लो ए और बी हैं, इनका कॉमन टर्मिनल पॉइंट होगा। ठीक है। ऐसे हैं तुम्हारे पास को प्लेनर, जो एक ही प्लेन में लाई करते हो। ठीक है। जैसे मान लो ये तीन कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स वाई जेड,
ये अलग अलग प्लेन में डिवाइड करती है। जैसे मान लो एक वेक्टर ए ये एक्स जेड प्लेन में हो और एक वेक्टर बी सपोज ये वाई जेड प्लेन में हो, तो ये को प्लेनर नहीं है। लेकिन अगर एक सी वेक्टर और बना दूं जो वो भी एक्स जेड प्लेन में हो, तो ए एंड सी आर को प्लेनर। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया टाइप्स। ओके, नेक्स्ट अब देखो हमने देखा वेक्टर किसको बोलते हैं और उनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और कितने टाइप के होते हैं। अब देखते हैं वेक्टर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसा होता है। देखें, तो एडिशन के लिए हमारे पास तीन रूल्स हैं। नंबर वन, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और दूसरा हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और थर्ड है हमारे पास पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो बेसिकली ये दिखने में बेशक तीनों अलग अलग है, लेकिन हम इन तीनों को ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की टर्म में ही बता पाएंगे। ठीक है, तो हम बात करेंगे ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की। देखो, इस लॉ के हिसाब से मान लो तुम्हें दो वेक्टर को ऐड करना है। ये हमारे पास वेक्टर ए और सपोज ये हमारे पास वेक्टर बी। इन दोनों को हम ऐड करना चाहते हैं। तो ये लॉ बोलता है इन दो वेक्टर को ट्राइंगल की दो साइड्स में बताओ इन सेम ऑर्डर। ओके, तो देखो इसका कहने का मतलब है जब एक के हेड से दूसरे का टेल ऐड कर दो। ठीक है, ये तरीका सही है। या तो ऐसे ऐड करो या बी ए को शिफ्ट करके बी की तरफ ले जाओ, या फिर दूसरा वे ये है कि मैं बी को अपनी जगह पर रहने देता और ए को ऐसे ले जाता। ये दोनों ही राइट वे हैं। और इसके अलावा बाकी अगर इसको को इनिशियल बनाएंगे तो भी गलत है और को टर्मिनस बनाएंगे वो भी गलत है। तो ऐसा हमको को इनिशियल और को टर्मिनस नहीं बनाना। एक वेक्टर के हेड से दूसरे का टेल कनेक्ट कर देंगे, तो इस तरह से ट्राइंगल की दो साइड बन जाएगी। तो ये बोलता है इस ट्राइंगल की जो थर्ड साइड है विच इज टेकन इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ये देखो ये दोनों घूम रही हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज सेंस में ये थर्ड हमको लेनी होगी। तो ये जो थर्ड साइड है इट विल रिप्रेजेंट एडिशन ऑफ गिवन वेक्टर्स ए एंड बी। ठीक है, ऐसे जैसे ये दोनों घूम रही हैं क्लॉकवाइज, तो अब हमें एंटी क्लॉकवाइज सेंस में लेना होगी। तो ये इन दोनों का एडिशन रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, अब इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल अगर हमको देखना हो तो हमको को इनिशियल बनाना होगा। तो अगर को इनिशियल बना के ए लाएंगे तो यहाँ जो एंगल बनता है थीटा, वो जैसे यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल है। ठीक है, जैसे यहाँ पर को इनिशियल बना करके ये एंगल जो होगा वो इन दोनों वेक्टर्स के बीच में होगा। अब ये जो तुम्हारे पास इन दोनों का एडिशन बना है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चाहिए। तो मैग्नीट्यूड के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, तुम्हें ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। दो वेक्टर के एडिशन का जो मैग्नीट्यूड होगा इट विल गिवन बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का इस पूरे होल का स्क्वायर रूट, या इससे तो हमें मिल जाएगा मैग्नीट्यूड। ओके, और डायरेक्शन के लिए या तो हम आर बताएंगे, आर ए के साथ अल्फा एंगल बना रहा है या बी के साथ बीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो या तो हम डायरेक्शन के लिए इन दोनों में से कोई एक फॉर्मूला यूज करेंगे। डायरेक्शन हम जनरली एंगल्स की टर्म में बताते हैं। तो टेन अल्फा इक्वल टू, इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे। तो देखो अल्फा उसने बनाया ए के साथ, तो ऊपर आएगा दूसरा वाला वेक्टर बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा।
ऐसे ही टेन बीटा हो जाएगा ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा। अब मैं तुम्हें इसको बताता हूँ कि किस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं और तुम्हें क्या ध्यान रखना है इसमें। ओके, अब सुने, जैसे मान लो मैं तुम्हें इसका यूज करना बताता हूँ। अभी इससे पहले इसकी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखते हैं। देखिए हमारे पास जो मैग्नीट्यूड है आर, वो देखो ए का लेंथ फिक्स है, बी का लेंथ फिक्स है, प्लस 2ab चेंज कौन कर रहा है? थीटा। हम दो अलग अलग वेक्टर के बीच में थीटा अलग अलग हो सकता है, ठीक है ना, मतलब दो वेक्टर तो फिक्स होंगे, वो थीटा तो फिक्स होगा। लेकिन अगर इन दो कोई दो अलग अलग एंगल पे वेक्टर लूँ तो देखो कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू आती है कब? व्हेन थीटा इज 0 डिग्री, और ये मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, ठीक है। और इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी -1, और वो कब आएगी? व्हेन थीटा इज 180 डिग्री। मतलब कहने का मतलब ये है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी अगर पैरेलल हो या उनके बीच में 0 डिग्री का एंगल हो, तब उनका रिजल्टेंट जो बनेगा वो मैक्सिमम लेंथ का बनेगा, ठीक है। और अगर इन दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री हो तो रिजल्टेंट जो बड़ा वाला वेक्टर है उसकी डायरेक्शन में दोनों के सब्ट्रैक्शन से आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एंगल 180 डिग्री है और यहाँ पर एंगल 0 डिग्री है, ठीक है। तो जब थीटा अगर हम 0 डिग्री लेंगे तो cos 0 1 होता है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा तुम्हारे पास रिड्यूस होके a प्लस बी। तो दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर, और व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री तो मिनिमम वैल्यू इज a माइनस बी, ठीक है। तो ये तुमको दो चीज़ें ध्यान रखनी है। और इस वक्त अल्फ़ा जो हो जाएगा वो 0 डिग्री आएगा, और इस केस में भी अल्फ़ा 0 डिग्री आएगा, मतलब वो सेम डायरेक्शन में रहेगा। तो इसका मतलब जो आर होता है, आर की वैल्यू ए माइनस बी के इक्वल या उससे बड़ी और ए प्लस बी के इक्वल या उससे छोटी होती है। ये चीज़ तुम्हें ध्यान रखना, इस पर क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे वो अगर पूछता है कि एक वेक्टर है ए, उसका मैग्नीट्यूड है मान लो 4, और बी कोई वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड है मान लो 10, तो इनसे मिनिमम वैल्यू का कितना बन जाएगा? तो हमको पता है कि मिनिमम वैल्यू सब्ट्रैक्शन से आएगी 10 माइनस 4, और मैक्सिमम वैल्यू इन दोनों के एडिशन से आएगी इतना। तो मतलब इनके जो एडिशन की वैल्यू होगी वो 6 या 6 से बड़ी और 14 या 14 से कम होगी। तो इस तरह का तुमको ध्यान रखना, एक टाइप के इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। और जैसे एक क्वेश्चन और कि एक तुमको एक और इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि दो वेक्टर्स हों जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, है ना, दो वेक्टर, दोनों को अलग अलग नोटेशन से दिखाना होगा क्योंकि डायरेक्शन डिफरेंट है, लेकिन क्वेश्चन में दिया होगा कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों के बीच में अगर 180 डिग्री का एंगल हो तो इनका रिजल्टेंट भी सेम मैग्नीट्यूड का आएगा, है ना। इस केस में जो रिजल्टेंट होगा वो भी सेम मैग्नीट्यूड का होगा, ठीक इनके बीच में होगा, मतलब 60 डिग्री ए से बनाएगा और 60 डिग्री बी से बनाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी बार बार रिपीट हुए हैं, इस बात का भी ध्यान रखना, इस फैक्ट को भी तुम ध्यान रखना, ठीक है। बाकी तुमको मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए एक क्वेश्चन बताता हूँ कि जैसे मान लो ए वेक्टर तुम्हें दिया हुआ है, सपोज 10 मीटर इन ईच डायरेक्शन, और बी वेक्टर दिया हुआ है सपोज 10 मीटर 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, और तुमको सपोज इन दोनों का ऐड करना बता रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनको बनाना सीखेंगे। ये सपोज हमारे पास ईस्ट डायरेक्शन है, ये सपोज वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो सबसे पहले हम ए को प्लॉट करेंगे 10 मीटर ईस्ट, तो ए हमारे पास ये हो जाएगा 10 मीटर लेंथ का ईस्ट में, ठीक है। अब ये बोलता है बी जो वेक्टर है वो 10 मीटर लेंथ का है, लेकिन
वेस्ट के नॉर्थ साइड में, देखो वेस्ट की दो साइड है, एक नॉर्थ वाली साइड और एक साउथ वाली साइड। तो ये वेस्ट की नॉर्थ साइड में वेस्ट से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो मतलब ये हो गया तुम्हारे पास बी, ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है वेस्ट के साथ और नॉर्थ डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में अब एंगल कितना हो जाएगा, ए और बी के बीच में, ये हो जाएगा 150 डिग्री। ठीक है, राइट। और दो एंगल बनेंगे, एक बड़ा एंगल बनेगा लेकिन वो हमको कंसीडर नहीं करना, तो छोटा एंगल जो बना है 150 डिग्री का वो। अब तुम्हें अगर इनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना तो तुम्हें तीन चीजें तो मालूम होनी चाहिए, ए का मैग्नीट्यूड विच इज 10 मीटर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी विच इज ऑल्सो 10 मीटर, और एंगल बिटवीन ए एंड बी विच इज 150 डिग्री। ठीक है, अब तुम्हें अगर साइन 150 डिग्री की वैल्यू चाहिए तो तुम उसको लिख सकते हो साइन 90 प्लस 60। अब ये 150 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट है तो इसमें साइन प्लस रहेगा, और ये ऑड मल्टीपल है तो साइन की जगह हम कॉस 60 डिग्री लिखेंगे तो ये हो जाएगा हाफ। ठीक है, और तुम्हें कॉस 150 की वैल्यू चाहिए तो तुम लिखोगे कॉस 90 प्लस 60 एंड 150 डिग्री लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो यहाँ पर कॉस नेगेटिव होता तो नेगेटिव, और क्योंकि ये 90 डिग्री ऑड मल्टीपल है तो कॉस की जगह साइन 60 हो जाएगा, तो -√3/2। ओके, तो इसका मैग्नीट्यूड हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ए का स्क्वायर मीन्स 10 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस 150, कॉस 150 इज -√3/2। ठीक है, अभी तो हमने ऐसी वैल्यू सेलेक्ट की जो अभी सीधी सीधी सॉल्व नहीं होंगी, लेकिन तुमको जो क्वेश्चन में मिलेगा वो 1 मिनट में सॉल्व होने वाला होगा और ईजी वैल्यूज होंगी ना। ये 100 प्लस 100 में तो तुम्हें एप्लीकेशन सिखा रहा हूँ बस यहाँ पर, तो ये हो जाएगा प्लस की जगह माइनस, क्योंकि -√3/2 है हमारे पास, तो माइनस 100√3। ठीक है, इसमें से तुम 100 कॉमन निकाल लोगे, तो 100 कॉमन निकाला तो 2 माइनस √3, ये हो जाएगा 10√2 माइनस √3। ठीक है, तो ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड। अब तुम्हें अगर डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है तो सपोज देखो रिजल्टेंट दो वेक्टर के बीच में कहीं आएगा, सपोज ये अगर ये रिजल्टेंट जो है इट इज मेकिंग अल्फा एंगल विथ ए, तो हम ये अल्फा एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, टेन अल्फा इज इक्वल टू बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ओके, तो बी का मैग्नीट्यूड 10 है एंड साइन 150 का वैल्यू है हाफ, तो हम यहाँ हाफ लिख लेंगे अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज 10 और ये 10 और -√3/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास, ऊपर बचेगा 5, नीचे 10 माइनस 5√3, इसमें से 5 कॉमन लेके हम कट कर देंगे तो 2 माइनस √3, तो अल्फ़ा का वैल्यू हो जाएगा 10 इनवर्स ऑफ 1/2 माइनस √3। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू 10√2 माइनस √3 मीटर और 10 इनवर्स 1/2 माइनस √3, और इट इज नॉर्थ ऑफ ईस्ट। देखो ऐसा हम कैसे लिख पाए, क्योंकि देखो आर जो है वो ईस्ट की नॉर्थ वाली साइड में और अल्फा एंगल पर है, तो उसका मैग्नीट्यूड हमने यहाँ पे निकाल लिया था और डायरेक्शन ऐसे निकाल ली, तो हम इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये एडिशन का हमने ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बताया, जो बताता है कि अगर तुम दो वेक्टर को ट्रायंगल की दो साइड से बता पाओ तो जो ट्रायंगल की थर्ड साइड है विच इज टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, इट विल रिप्रेजेंट एडिशन ऑफ गिवन वेक्टर्स इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन। ओके, तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, ये डायरेक्शन के फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, तुमको ये फैक्ट ध्यान रखना है कि आर की वैल्यू ए माइनस बी और ए प्लस बी के बीच में लाई करती है, और मैंने एक एप्लीकेशन भी बता दी तुम्हें इन वैल्यूज़ को यूज़ करना। अब पैरेललोग्राम लॉ, ये बोलता है कि अगर तुम दो वेक्टर्स को एक पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड में बता पाओ, जैसे ये वेक्टर ए हो गया और ये वेक्टर बी हो गया, अब हमने इन दोनों वेक्टर से एक पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड बना ली,
अब पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर लो, ये ए के पैरेलल और ये बी के पैरेलल। तो ये बोलता है कि इन दोनों के इंटरसेक्शन से जो डायगोनल जाएगा ना, इट विल रिप्रेजेंट एडिशन ऑफ गिवन वेक्टर्स ए प्लस बी। ठीक है, यहाँ पर वो बात तो वही सेम है। देखो ये ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ही बन गया, ए और बी के बीच में एंगल थीटा और आर मेकिंग अल्फा। तो फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आएगा, खाली स्टेटमेंट में चेंज आएगा, वो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा। और देखो यहाँ पर भी जो तुम निकालोगे जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, वो सेम फॉर्मूले से निकालोगे, और एंगल के लिए भी वही सेम फॉर्मूले यूज होने वाले हैं, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, राइट। ये बोलता है इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय adjacent side of a parallelogram, then diagonal from their intersection point will denote addition of given vectors in magnitude as well as direction। मतलब तुम दो वेक्टर को अगर एक पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड से दिखा पाओ, तब उनके इंटरसेक्शन पॉइंट से जो डायगोनल जाएगा वही उन दोनों का एडिशन रिप्रेजेंट करेगा मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन में। तो बाकी और इसमें कुछ नया नहीं है। और पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अगर तुम्हारे पास दो से ज़्यादा वेक्टर्स हों तब उनको इस लॉ से हम जोड़ सकते हैं। जैसे मान लो ये है वेक्टर ए, ये मान लेते हैं वेक्टर बी, ये मान लेते हैं वेक्टर सी, ये मान लेते हैं वेक्टर डी। अब इनको ऐड करना है तो हम इससे पॉलीगॉन की साइड्स बनाएंगे इन सेम ऑर्डर, है ना। जो डिफरेंट डिफरेंट वेक्टर्स हैं, अगर उनसे हम एक पॉलीगॉन की साइड्स बनाएं इन टेकिंग ऑल वेक्टर्स इन सेम ऑर्डर, तो मैंने क्या करा, जैसे बी की टेल को ए के हेड से कनेक्ट कर दिया, सी को, देखो तुम वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब पैरेलल शिफ्ट करते हो तो न तो तुमने डायरेक्शन बदली ना उसका मैग्नीट्यूड बदला, तो वेक्टर की वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा। ये फिक्स नहीं है, लोकलाइज्ड है, तो इनको हम कहीं भी मूव कर सकते हैं। ऐसे ही ये डी वेक्टर। अब देखो या तो दो केस होंगे, या तो पॉलीगॉन पूरा कंप्लीट क्लोज हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो फिर तुम क्या करो, तुम इस पॉलीगॉन की एक क्लोजिंग साइड बनाओ और अपोजिट ऑर्डर में लेकर के, ये इट विल डिनोट ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। देखो वो कैसे कर पाए, ए और बी का एडिशन ये वाला वेक्टर बनाएगा, है ना, और फिर ये जो बना है ये बना है तुम्हारे पास ए प्लस बी, और ये जो वेक्टर होगा इट विल गिव ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस, देखो ये ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग है सारे ना। ये जो ब्लू लाइन है वो ट्राइंगल की थर्ड साइड है विच इज टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, तो इट विल रिप्रेजेंट ए प्लस बी। ऐसे ए प्लस बी और सी ये ट्राइंगल की दो साइड इन टेकन इन सेम ऑर्डर। तो अभी मैं इस लाइन को अलग कलर से बना देता हूँ एक, चलो ठीक है। तो हमको बेसिकली क्या करना है, सभी वेक्टर्स से एक सेम ऑर्डर में लेते हुए एक पॉलीगॉन को फॉर्म करना है। या तो वो क्लोज हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा तो सभी का सम जीरो हो जाएगा, ठीक है ना, और अदरवाइज जो इसकी क्लोजिंग साइड है वो बताएगी इन गिवन वेक्टर्स का एडिशन। अब सपोज एक एग्जांपल और जो आया हुआ है तुम्हारे एग्जाम में और आ सकता है, तुम इन पॉलीगॉन्स को लेकर के, मान लो तुम पॉलीगॉन को जोड़ते, मैंने जैसे पॉलीगॉन को ऐड किया, ट्रायंगुलर इनको इस तरह से अरेंज कर रहा हूँ, और एक डी को अरेंज किया और ये क्लोज हो गया, तो अब इस केस में इन वेक्टर्स का जो एडिशन होगा वो जीरो के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये क्यों हो जाएगा ऐसा कि ए प्लस बी प्लस सी इन तीनों का एडिशन एक वेक्टर दिखाता, वो ये ब्लू लाइन से मैंने बताया। अब ये जो है आर, तुम देखो आर और डी दो अपोजिट वेक्टर्स है या नेगेटिव वेक्टर्स है ना, डी एंड आर आर अपोजिट वेक्टर्स, तो मीन्स डी प्लस आर विल गिव जीरो, और आर हमारे पास क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो बात समझ गए, सीधी सी बात है। अगर तुम वेक्टर्स को ऐड कर रहे हो, है ना, उनको अरेंज कर रहे हो एक के हेड से दूसरे का टेल मिला करके,
और इस प्रोसेस में अगर क्लोज हो गया, पॉलीगॉन क्लोज हो गया, तो इन सभी वेक्टर का एडिशन 0 आएगा। ठीक है, क्लोज बनाने वाले सब 0 सम होता है उन सबका। तो ये तो हो गया हमारे पास एडिशन। अब हम सब्ट्रैक्शन कैसे करते, देखो देखिए, ये मेरे पास वेक्टर ए है, ये मेरे पास वेक्टर बी है। इन दोनों को ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के हिसाब से मैंने अरेंज किया। इनसे हमने ट्रायंगल की दो साइड बनाई इन सेम ऑर्डर, या एक के हेड से दूसरे का टेल बनाया। तो इसकी जो थर्ड साइड होगी विच इज टेकन इन अपोजिट डायरेक्शन, वो तो बताएगी भाई एडिशन दोनों का। तो आर से हम बता रहे हैं ए प्लस बी, राइट। अब है ना, तुम क्या करो, बी का अपोजिट वेक्टर लो। बी का अपोजिट वेक्टर मीन्स नेगेटिव बी। नेगेटिव बी की लेंथ सेम होगी लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो ये हो गया तुम्हारे पास नेगेटिव बी, सेम लेंथ का लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर। अब तुम ए और माइनस बी के लिए ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाओ, तो ये दोनों ट्रायंगल की दो साइड बता रहे हैं इन सेम ऑर्डर, और ये है क्लोजिंग साइड ऑफ दिस ट्रायंगल, एंड इट विल डिनोट ए प्लस माइनस बी। तो बेसिकली ये सब्ट्रैक्शन बता रही है। अब फर्क क्या पड़ा, अब जैसे इस आर डैश की लेंथ लेनी है, तो अभी हम देखो उसके लिए बात करते हैं। तुम देखो, ए और बी के बीच में एंगल है थीटा, तो ए और माइनस बी के बीच में एंगल होगा 180 माइनस थीटा। ठीक है, और मान लो आर और ए के बीच में एंगल है अल्फा, और आर डैश और ए के बीच में मान लो अल्फा डैश। एंगल बिटवीन ए आर एंड बी इज बीटा। आर डैश और माइनस बी के बीच में है बीटा डैश। ठीक है, अब देखो, तुम एक बात देखो, कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, और साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट है ना, तो वहां पे यही रहेगा। अब सुनो, तुम्हारे पास आर का मैग्नीट्यूड आता है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा से, बिकॉज एंगल बिटवीन ए एंड बी इज थीटा। लेकिन आर डैश का मैग्नीट्यूड आएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 माइनस थीटा। कॉस 180 माइनस थीटा को अपन माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं, तो आर डैश हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। तो तुमने बस चेंज क्या करना है सब्ट्रैक्शन के लिए, इस प्लस को नेगेटिव से चेंज कर देना, बस इतना सा काम करना है। और डायरेक्शन के लिए जैसे टेन अल्फा इक्वल टू होता है बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, तो यहाँ पर तुम टेन अल्फा डैश लिखोगे बी साइन 180 माइनस थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा। तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस बी कॉस थीटा। तो बेसिकली बस चेंज क्या करना है तुम्हें, देखो मैग्नीट्यूड के लिए इस प्लस को रिप्लेस कर देना माइनस से, और डायरेक्शन के लिए इस प्लस को रिप्लेस कर देना नेगेटिव से, बस इतना सा तुम्हें करना है। और यहाँ पर सब्ट्रैक्शन के लिए कोई नई चीज़ नहीं बतानी। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो एक वेक्टर है ए, उसका मैग्नीट्यूड है 10, एक बी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड है सपोज 8, और दोनों के बीच में एंगल है सपोज 37 डिग्री। एक 37 डिग्री का भी तुम ट्राइंगल का ध्यान रखना है ना वैल्यूज़ का। यहाँ पर एंगल 37 डिग्री बनता है, और इस जगह पर एंगल बनता है 53 डिग्री, क्योंकि दोनों का सम 90 आना चाहिए। ये साइड होती 5, ये होती 4, और ये होती है 3। ठीक है, अब ये बोलता है कि आर जो कि ए प्लस बी का एडिशन है वो बताओ, और आर डैश विच इज सब्ट्रैक्शन ऑफ ए एंड बी वो बताओ। ठीक है, तो देखो, तुम आर तो बताओगे स्क्वायर ऑफ 10 इज 100 एंड 64,
+2 इंटू ए इंटू बी। देखो cos 37 होता है 4/5 एंड sin 37 इज 3/5। तो cos 37 हो जाएगा 4/5। ठीक है, ये जो भी इसको हम सॉल्व कर लेंगे, पूरा कैलकुलेशन की अभी हमें ज़रूरत नहीं है। देखो 100 + 64 और ये कितना हो गया 32 × 4 128। तो 292। ठीक है, और अगर r डैश निकालना हो तो हम क्या करेंगे 100 + 64 माइनस ये जो भी आया है 128। ठीक है, तो 164 माइनस 128 ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 6। और तुम्हें डायरेक्शन निकालनी हो तो tan अल्फा इक्वल टू बी sin 37 मीन्स 3/5 अपॉन ए प्लस बी इंटू cos 35 मीन्स 4/5। ऐसे तुम एडिशन का अल्फ़ा निकाल लेना और सब्ट्रैक्शन की डायरेक्शन निकालने के लिए अल्फ़ा डैश करोगे, वो हो जाएगा बी sin 37 अपॉन ए माइनस बी cos 37। देखो दोनों जगह फ़र्क क्या पड़ा, हम चेंजेस क्या ला रहे हैं, यहाँ पर जो प्लस साइन है उसको हमने क्या यूज़ किया नेगेटिव, यहाँ पे जो प्लस साइन है उसको हमने क्या यूज़ किया नेगेटिव। तो इस तरह से प्लस और माइनस को तुम ऐसे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पर बात होगी एडिशन की। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। देखें, ये मान लो कोई भी वेक्टर है ए, इसका थीटा डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना है और उससे परपेंडिकुलर। ये एक्चुअली में एडिशन की रिवर्सल प्रोसेस है। वहाँ हम दो वेक्टर से एक सिंगल वेक्टर बना रहे हैं, यहाँ हम एक वेक्टर से दो वेक्टर बना रहे हैं विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना। हम इनफाइनाइट कंपोनेंट्स बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन उससे कॉम्प्लेक्स हो जाएगा मामला। हम मैक्सिमम 3 डायरेक्शन में इसको रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब देखो, तुमको एक बात ध्यान रखनी है, किसी भी वेक्टर का थीटा डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा इट इज ए कॉस थीटा, और इससे 90 डिग्री की डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा, ठीक है। तुमको बस इतना सा ध्यान रखना, मैं तुम्हें सीधा शॉर्टकट बता रहा हूँ कि ये ए वेक्टर को अब हम दो कंपोनेंट में बताएंगे। ये वाला अगर एक्स डायरेक्शन में है तो ए एक्स कॉम्पोनेंट हो गया, और अगर ये वाई डायरेक्शन है तो ए वाई हो गया। तो हम इसको लिख देंगे ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। तो तुम्हें इससे एक बेसिक अप्रोच ये ध्यान रखनी है, तुम्हें एक स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करना है। किसी भी वेक्टर का थीटा डायरेक्शन में कंपोनेंट ए कॉस थीटा और उससे 90 डिग्री पर ए साइन थीटा, ठीक है। तो ये जो है ना ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा, ये ए के कंपोनेंट्स हो जाते हैं दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। यहाँ पर दो फॉर्मूले तुमको ध्यान रखने हैं। देखो ए एक्स जो आएगा इट इज ए कॉस थीटा से आएगा, और ए वाई अगर तुम्हें ए और थीटा दिए हो तब ये वाले फॉर्मूले का यूज कर लो, ठीक है। ये फॉर्मूला तुम्हें ध्यान रखना है। और एक और चीज यहां पर तुम देखोगे टेन थीटा इक्वल टू ए वाई बाय ए एक्स, और यहां पर ए वाई को अगर पैरेलल शिफ्ट करके लाओगे तो तुम देखोगे इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो अगर ए एक्स और ए वाई गिवन हो तब थीटा और ए इस तरीके से निकालो, और जब ए और थीटा दिए हुए हो तब ए एक्स और ए वाई। तो ये तो मैंने थ्योरी बता दी तुम्हें, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 2 डायमेंशन। अब इसका यूज बताता हूं मैं तुम्हें। देखो, जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट इंक्लाइन प्लेन पर रखा हुआ है, ठीक है। एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन मान लो 30 डिग्री है। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 2 kg का, ठीक है। अब ये मोशन करेगा, तो ये तो मोशन करेगा इंक्लाइन प्लेन के अलोंग, जबकि ग्रेविटी इसको काम करेगी नीचे।
ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, जो वेट के बराबर होता है, वो mg होता है। अगर मैं g की वैल्यू अगर 10 सपोज कर लूँ, वैसे 9.8 होती है, तो यहाँ पर ग्रेविटी काम करेगी 20 न्यूटन, ठीक है। अब इस इंक्लाइन प्लेन के इस डायरेक्शन में तो नहीं है मोशन, इंक्लाइन प्लेन के अलोंग है, तो हमें इस वेट का कंपोनेंट इंक्लाइन प्लेन के अलोंग चाहिए होता है। तो इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में ब्रेक करना है और एक इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ना, क्योंकि हमको क्या करना है, अब इस वेक्टर की जगह दो वेक्टर यूज करने हैं जो मोशन को गवर्न करेंगे। तो तुम्हें बेसिकली क्या करना है, इस 20 न्यूटन का कंपोनेंट एक अलोंग द प्लेन और एक परपेंडिकुलर टू प्लेन फाइंड आउट करना है। ओके, तो हमको थीटा पता होना चाहिए। अब ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें एंगल को समझने के लिए एक तरीका बताता हूँ। यहाँ पर है 30 डिग्री, ओके, ये डायरेक्शन है यू ग्रेविटी की, इसको सीधा करेंगे तो यहाँ 90 डिग्री, यहाँ पर एंगल बन जाएगा 60 डिग्री, और एक परपेंडिकुलर यूं डाला हमने और एक ऐसे डाला, तो ये दोनों 90 डिग्री पे ना, तो ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। तो तुम्हें ध्यान रखना है कि इंक्लाइन प्लेन का जो एंगल होता है ना, वो यहाँ पर दिखता है तुम्हें 30 डिग्री, ठीक है। अब 20 का 30 डिग्री की डायरेक्शन में कंपोनेंट, मैंने तुम्हें बताया ना किसी भी वेक्टर का थीटा डायरेक्शन में कंपोनेंट कॉस थीटा होता है, तो इट इज 20 कॉस 30 डिग्री, और इससे परपेंडिकुलर में 20 साइन 30 डिग्री, साइन 30 होता है हाफ, तो 20 इंटू हाफ, तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा 10, और 20 ये होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 10√3 न्यूटन, ठीक है। तुम समझ गए कि तुमको बस एक चीज ध्यान रखनी है कि किसी भी वेक्टर का थीटा डायरेक्शन में कंपोनेंट वेक्टर कॉस थीटा और उससे परपेंडिकुलर वेक्टर साइन थीटा, बस इससे सारी कहानी हो जाएगी तुम्हारी इससे। अब रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इन 3 डायमेंशन, उसको समझ लेते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इसलिए है क्योंकि हमारा ब्रेन 3D को विजुलाइज नहीं कर पाता ठीक से, ओके, लेकिन फिर भी हम समझने की कोशिश करते हैं एक बार इसको। ये एक क्यूबॉइड ले लो मान लो, या तुम जिस रूम में बैठे हो वो क्यूबॉइडल शेप में ले लो, ठीक है। एक वेक्टर इस ओरिजिन से दूसरे वर्टेक्स तक पहुंचाओ, ये है वेक्टर ए, ठीक है। अब सपोज ये वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ, मैं इनको एक्सिस बना लेता हूँ, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, और ये जेड एक्सिस हो गई, ठीक है। मान लो ए एक्स के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, और वाई के साथ सपोज इट इज़ मेकिंग बीटा एंगल, और जेड के साथ सपोज ये गामा एंगल बना रहा है। हमको पता है ना किसी भी वेक्टर का थीटा डायरेक्शन में कंपोनेंट कॉस थीटा होता है, तो ए का एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट जिसको हम ए एक्स से दिखाएंगे, ये हो जाएगा ए कॉस अल्फा। ए का वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट जिसको हम ए वाई से डिनोट कर रहे हैं, ये हो जाएगा ए कॉस बीटा। ए का जेड एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट जिसको हम ए जेड से डिनोट करेंगे, इट विल बी ए कॉस गामा। ये जो यहाँ पर कंपोनेंट कर लिया, हमने क्या कर लिया, हमने वेक्टर ए को 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लिया, जिसको हम बोलेंगे ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ओके। अब यहाँ पर ये जो है ना कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा, इनको बोलते हैं डायरेक्शनल कोसाइंस। और डायरेक्शनल कोसाइंस के स्क्वायर का सम इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ये स्टेटमेंट को अच्छी तरह ध्यान रखना, क्वेश्चन फ्रेमिंग की लोकेशन है। अब चाहे तुम इनफाइनाइट कंपोनेंट कर देते, लेकिन हर कंपोनेंट का जो कॉस, सपोज तुमने थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 थीटा एन तक कंपोनेंट कर लिए। जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए बताता हूँ, तुम्हारे पास कोई वेक्टर है ए, एक कंपोनेंट तुमने उसका थीटा 1 डायरेक्शन में कर लिया, ए कॉस थीटा 1, एक एक और डायरेक्शन है विच इज मेकिंग थीटा 2, यहाँ पे कर लिया ए कॉस थीटा 2। मान लेते हैं ऐसे ही ये कोई थीटा 3 या थीटा एन डायरेक्शन है, यहाँ पे कंपोनेंट है ए कॉस थीटा एन। तो ये तुमने एन कंपोनेंट कर लिए, तो इन ये जो कॉस थीटा होंगे ना, इन सबको हम डायरेक्शनल कोसाइंस बोलेंगे, और इनके स्क्वायर का सम चाहे ये कितने भी कंपोनेंट्स हों, इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। इस बात को तुम अच्छी तरह से, वो 2D में भी हम इसको शो कर सकते थे, तो इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर कुछ फॉर्मूले हैं हमारे पास, वो ध्यान से तुमको समझना होंगे 3D में।
एक तो इसको ध्यान रखना, ए एक्स इक्वल टू ए कॉस अल्फा, क्योंकि वो अगर एंगल पूछे ए एक्स एक्सिस के साथ कितना बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ कितना बना रहा है, तब ये तुम्हें फॉर्मूले काम में आएंगे। एक तो ये सेट है फॉर्मूलों का, इसका भी यूज बताता हूं मैं तुम्हें। और एक फॉर्मूला और तुम्हें ध्यान रखना होगा, ए स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले के सेट से सारे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं वहाँ पर। ठीक है, जैसे सपोज हमारे पास कोई एक वेक्टर है ए, 2i माइनस 3j प्लस 4k कैप। ठीक है, अब अगर कुछ पूछता है व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड जेड एक्सिस, ठीक है, तो बेसिकली तुमसे गामा पूछ रहा है, तो हमको पता है कि कॉस गामा इक्वल टू हो जाएगा ए जेड अपॉन ए। अभी हमको ए का मैग्नीट्यूड नहीं पता, तो ए का मैग्नीट्यूड निकाल लो, स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 4 का स्क्वायर 16 है ना। यही तो है, ये है तुम्हारे पास ए एक्स, ये है तुम्हारे पास ए वाई और ये है तुम्हारे पास ए जेड। इनके स्क्वायर के सम का स्क्वायर रूट ही तो ए का मैग्नीट्यूड होगा, तो अभी ये हो जाएगा 29। ठीक है, तो अब देखो ए जेड कितना है तुम्हारे पास 4 और ये कितना है रूट 29, तो गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ 4 बाय रूट 29। तो ऐसे ये रिजोल्यूशन ऑफ 3D में इस तरह के दो तुम्हारे पास जो सेट होंगे फॉर्मूले के, उससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब वेक्टर का लास्ट टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन। एक वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन तुम स्केलर से भी कर सकते हो और एक वेक्टर से भी कर सकते हो। वेक्टर और वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन से, जैसे दो वेक्टर क्वांटिटी है, उनके मल्टीप्लिकेशन से स्केलर भी बन सकती है और उनके मल्टीप्लिकेशन से वेक्टर भी बन सकती है। तो इसलिए हमारे पास दो तरह के वेक्टर मल्टीप्लिकेशन है, एक को हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। और इसको हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। देखो यहां पर जैसे दो वेक्टर हैं, तो वेक्टर, एक वेक्टर डॉट, यहाँ पे हम डॉट लगाते हैं, डॉट दूसरा वेक्टर और हमको मिलके क्या मिलता है स्केलर। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा वेक्टर क्रॉस लगाएंगे, वेक्टर इट विल गिव वेक्टर, दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन तुम्हें वेक्टर देगा। ठीक है, स्केलर के साथ मल्टीप्लिकेशन देखो, मान लो 3 इंटू ए करूँ, मान लो ए कोई वेक्टर है मेरे पास 10 मीटर ईस्ट। ठीक है, कोई डिस्प्लेसमेंट है 10 मीटर ईस्ट में, तो 3 ए क्या हो जाएगा 30 मीटर ईस्ट और माइनस 3 ए क्या हो जाएगा 30 मीटर वेस्ट। ठीक है ना, इसका मतलब अगर तुम पॉजिटिव नंबर से स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो वेक्टर से, तो उसका मैग्नीट्यूड उतने टाइम और डायरेक्शन रिमेन सेम। लेकिन अगर तुम नेगेटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो तो मैग्नीट्यूड उतने टाइम हो जाएगा लेकिन डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। तो स्केलर से प्रोडक्ट में कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको बात करनी है डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की। यहाँ पर तुम्हें डॉट प्रोडक्ट में भी 3 टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट में भी 3 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट लोकेशन है क्वेश्चन की, वो तुम्हें मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डॉट और स्केलर प्रोडक्ट की। देखो डॉट प्रोडक्ट को हम ओपन कैसे करते हैं, ए डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। जैसे तुम्हारे पास दो वेक्टर हो ए और बी और उनके बीच में एंगल हो थीटा, तो डॉट प्रोडक्ट हम इस तरह से एक्सपेंड करते हैं। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टी से एक्चुअली में क्वेश्चन बनते हैं।
नंबर 1, देखो मैं टोटल 8 प्रॉपर्टी बताऊंगा, उसमें 5 तो जनरल है, लेकिन लास्ट की जो 3 प्रॉपर्टी है उससे क्वेश्चन बनते हैं, 6, 7, 8, उसको तुमको ध्यान रखना है। नंबर 1, क्रॉस प्रोडक्ट इज फॉलोज कॉम्यूटेटिव लॉ, तो ये फॉलोज कॉम्यूटेटिव लॉ। मतलब क्या है, तुम ए डॉट बी करो या बी डॉट ए करो, रिजल्ट सेम आएगा, सीक्वेंस का कोई रोल नहीं है, सीक्वेंस तुम ए बी की आगे पीछे करोगी तो भी रिजल्ट सेम आएगा, ठीक है। दूसरा, डॉट प्रोडक्ट फॉलोज एसोसिएटिव लॉ, इट फॉलोज जैसे मान लो डॉट प्रोडक्ट बी प्लस सी पे हो तो ए का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, ए का बी के साथ भी डॉट प्रोडक्ट होगा और ए का सी के साथ भी डॉट प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तीसरी बात, देखो यहां से भी बन सकता है, डॉट प्रोडक्ट इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। जैसे अगर मैं आई डॉट आई करूं तो आई और आई दोनों एक्स डायरेक्शन में, दोनों के बीच में एंगल 0 है। आई क्या है, यूनिट वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1, ये भी यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 और इंटू कॉस 0 ये भी 1, तो ये कितना हो जाएगा 1। तो इसका मतलब तुम्हें ध्यान रखना आई डॉट आई, जे डॉट जे एंड के डॉट के, इन सभी का डॉट प्रोडक्ट 1 आएगा। नंबर 4, डॉट प्रोडक्ट इज 0 व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ओके। तो जैसे अगर मैं आई डॉट जे करूं, भाई आई एक्स एक्सिस के अलाउंग यूनिट वेक्टर है और जे कैप वाई एक्सिस के अलाउंग, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो मैग्नीट्यूड आई का 1, जे का 1, लेकिन कॉस 90 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 0। तो आई डॉट 0, आई डॉट जे 0, जे डॉट आई 0, जे डॉट के 0, के डॉट जे 0, के डॉट आई 0 या आई डॉट के 0, ये सारे 0 हो जाएंगे। नंबर 5, तुम्हें सपोज वेक्टर ए कंपोनेंट की फॉर्म में दिया हो, ठीक है, जैसे सपोज ये दिया हुआ है 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप, है ना, और बी तुम्हें दिया हुआ है वो भी वेक्टर की कंपोनेंट की फॉर्म में, माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और इनका तुम्हें अब डॉट प्रोडक्ट करना हो, ठीक है ना। तो देखो आई का इन तीनों के साथ होगा, आई डॉट जे और आई डॉट के, लेकिन हमको पता है कि सिर्फ नॉन जीरो कौन सा होगा, आई डॉट आई, ऐसे ही नॉन जीरो कौन होगा, जे डॉट जे और के डॉट के। तो हम आई का यानी यहाँ 9 मल्टीप्लीकेशन करने के बजाय हम 3 मल्टीप्लीकेशन करेंगे, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ और के का के साथ, बस ये सिंपली करना है तुम्हें। डॉट प्रोडक्ट जब करना है तो आई इंटू आई, जे डॉट जे और के डॉट के, तो जैसे 3 आई इंटू माइनस आई तो -3, -2 जे और प्लस जे -2, प्लस के +1, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा -4, ठीक है। तो ये तो 5 जनरल प्रॉपर्टी। अब तुम्हें 3 प्रॉपर्टी बताता हूं जिससे क्वेश्चन फ्रेम होंगे। नंबर 3, डॉट प्रोडक्ट परपेंडिकुलरिटी चेक करने के काम में आता है कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो नेसेसरली उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनता है, अपन को एक तो पहले प्रॉपर्टी देखनी है, इफ वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू बी देन, इस बात को ध्यान रखना कि ए डॉट बी जो होगा इट इज ऑलवेज 0, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या बनाया, मान लो ए कोई वेक्टर बनाया है तुम्हारे पास 2 आई कैप माइनस एक्स जे कैप, ठीक है ना, और बी कोई वेक्टर बना दिया तुमको, मान लो -i + j, और ये बोला है कि a इज परपेंडिकुलर टू b देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो अब a डॉट बी 0 होगा अगर दोनों परपेंडिकुलर है, तो हम i का i से करेंगे, तो 2i इंटू -i -2,
जे का जे से करेंगे, है ना, हमको ये पता है ना ए डॉट बी होगा, इट इज नेसेसरली जीरो वेक्टर, ठीक है। तो ए डॉट बी में आई का आई से क्या, जे से जे में करेंगे तो माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस एक्स इक्वल टू टू, तो x का वैल्यू आ जाएगा -2, इस तरह से। तो तुमको एक प्रॉपर्टी को ध्यान रखना है कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। एक तो इस पे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन, है ना। सेवेंथ, देखो किसी एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, ठीक है। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी। अब मैं चाहता हूं कि ए का कंपोनेंट बी के अलोंग, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि हमको किसी भी वेक्टर का थीटा डायरेक्शन में कंपोनेंट कॉस थीटा होता है, तो ए का बी की डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा। तो बेसिकली अगर तुमसे स्केलर फॉर्म में पूछा है, तुम देखो ऑप्शन में अगर स्केलर है तो तुम सिर्फ सीधा ए कॉस थीटा कर दो। लेकिन अगर वेक्टर फॉर्म में पूछा है तब डायरेक्शन किसकी है, बी की, तो बी की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर लगाना होगा। तब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वेक्टर अगर है तो फिर ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, क्या कि अगर ए डॉट बी को तुम एक्सपेंड करते हो तो ये होता है ए बी कॉस थीटा। यहां से अगर तुम देखो ए कॉस थीटा की वैल्यू वो हो जाती है ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो बेसिकली तुमको क्या करना होगा, दो वेक्टर दिए हुए हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट करो और बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, ठीक है। और अगर वेक्टर फॉर्म में लेना हो तो ए कॉस थीटा का वैल्यू तो ए बी अपॉन बी से निकालो, और यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हो, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो तुमको ये देखो भाई, अगर स्केलर है तो ऐसे ऑब्टेन कर लेना, अगर वेक्टर फॉर्मेट में चाहिए तो ऐसे। तुम्हें एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। मान लो ए एक वेक्टर है 2i माइनस 3j और बी कोई वेक्टर है सपोज -i प्लस j, और मुझसे पूछा है कि व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, ठीक है। तो भाई अगर स्केलर में पूछा होता तो इसने ए कॉस थीटा पूछा है, जो कि मुझको मिलता ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी से। तो ठीक है, मैं पहले ए डॉट बी कर देता हूँ। तो 2i इंटू -i तो -2, -3i प्लस जे -3, तो ये हो गया -5। और मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालना है तो स्क्वायर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर, क्योंकि ये 1 है और यहाँ पे भी कॉफिशिएंट 1 है, तो ये हो जाएगा √2, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या जाएगा, ए डॉट बी कितना हो जाएगा, -5 अपॉन √2। तो ये हो गया। अगर उसने खाली स्केलर में आंसर दिया तो ऐसे निकाल दो, लेकिन अगर आंसर वेक्टर में है तब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तब तुम्हें करना होगा ए कॉस थीटा और डायरेक्शन बी कैप की, ठीक है। तो तुम्हें ये तो निकलेगा ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू बी वैक्टर अपॉन बी, ठीक है। तो ए डॉट बी हम निकाल के लाए हैं -5 अपॉन बी इंटू बी स्क्वायर ऑफ, तो 2 हो जाएगा इंटू बी मतलब आई प्लस जे। तो ये आंसर हो जाएगा तुम्हारे पास अगर वेक्टर में पूछा। तो मैंने डॉट प्रोडक्ट का एक प्रॉपर्टी बता दी जहाँ से वेक्टर तुम्हारे पास वो बन सकता है, क्या बोलते हैं, क्वेश्चन कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। दूसरा, किसी एक वेक्टर का कंपोनेंट दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में निकालना है तो इस तरीके से हम निकालेंगे। तीसरा चीज, दो वेक्टर के बीच का एंगल, अपन ने 6 7 प्रॉपर्टी होगी, 8 वाली प्रॉपर्टी, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। देखो हमको पता है कि ए डॉट बी ओपन होता है वेक्टर ए, सॉरी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा से। दोनों वेक्टर के बीच में एंगल है कॉस थीटा, वो कैसे निकलता है, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अभी पिछले क्वेश्चन में देखो, अगर यहाँ मुझे वेक्टर ए और बी के बीच में एंगल निकालना हो तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो कॉस थीटा इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ए डॉट बी हमारे पास -5 है,
अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए अगर हम निकालें तो वो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 और -3 का स्क्वायर 9, तो √13, तो ये हो जाएगा √13 इंटू √2। तो अगर तुम्हें थीटा निकालना हो तो तुम कॉस इनवर्स -5 अपॉन √13 इंटू 2 से निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर दो वेक्टर के बीच का एंगल तुम्हें निकालना हो तो कॉस इनवर्स दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करो और डिवाइड करो दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट से। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, डॉट प्रोडक्ट से तुम्हें 3 तरह के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। अगर दो वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। किसी एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट निकालना है, तो जैसे ए का बी में निकालना है तो ए कॉस थीटा, या बी का ए की डायरेक्शन में निकालना है तो बी कॉस थीटा। अगर स्केलर फॉर्मेट में है तो ए कॉस थीटा, और अगर वेक्टर फॉर्मेट में है तो फिर बी कैप से और मल्टीप्लाई कर देंगे। और दो वेक्टर के बीच में अगर एंगल फाइंड आउट करना है तो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। इस तरह से हम सिंपली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज और क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हैं। देखो, वेक्टर ए और बी के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट हम ऐसे डिफाइन करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा और एन कैप। अब क्योंकि ना दो वेक्टर का प्रोडक्ट वेक्टर बन रहा है तो ये तो उसका मैग्नीट्यूड हो गया और ये इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हो गया, तो एन कैप क्या है, इट इज यूनिट वेक्टर। इसकी एक खासियत है, ये वेक्टर ए और बी दोनों से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, इस बात को समझते हैं हम पहले। मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इंटू एन कैप। ठीक है, मैं तुम्हें परपेंडिकुलरली वाली बात को समझाता हूँ। मान लो ए तुम्हारे पास होता 2i, बी तुम्हारे पास होता मान लो 4k कैप। ठीक है, और तुमको अब ए क्रॉस बी करना होता, राइट। हम इसको ये देखो ऐसे समझते हैं, ये तुम्हारे पास है एक्स एक्सिस, ये है तुम्हारे पास वाई एक्सिस, ये है तुम्हारे पास जेड एक्सिस। ठीक है, अब वेक्टर ए तुम्हारे पास किस डायरेक्शन में, भाई आई कैप की डायरेक्शन में, तो मैं वेक्टर ए बना देता हूँ 2i कैप। और बी तुम्हारे पास कौन सी डायरेक्शन में है, वो है तुम्हारे पास के कैप, तो ये पॉजिटिव के की डायरेक्शन है, तो ये बी वेक्टर हो गया तुम्हारे पास 4i कैप। ठीक है, अब देखो इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट बनेगा वो इन दोनों के से परपेंडिकुलर होगा। अब एक्स और वाई से परपेंडिकुलर कौन है, वाई डायरेक्शन। तुमको एक सर्कल ध्यान रखना होगा, आई जे के, तो यहां पर है 2i क्रॉस 4k। तो क्या करना पड़ेगा तुम्हें, i क्रॉस k है ना, 4 टाइम्स 2 8 हो गया। अब तुम्हें करना है i क्रॉस k। ठीक है, अब लेकिन i पहला वेक्टर है, पहले से दूसरे वेक्टर की तरफ मूव करेंगे तो हमें क्लॉकवाइज घूमना होगा। तो जब क्लॉकवाइज घूमेंगे तो i क्रॉस k से -j बनेगा, तो अब डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नीचे की तरफ। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो ये आएगा, ये होगा a क्रॉस b, जो कि आ गया -8j कैप। ठीक है, तो अब ये जो यहाँ पर एन कैप है ना, एन कैप क्या बन गया अब हमारे पास, -j कैप है ना, 8 इंटू -j कैप। तो दिस इज एन कैप, यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड बी, है ना। मैं तुम्हें एक और चीज समझाता हूँ, अगर इसमें सीक्वेंस बदल दी जाए, अगर मैं b क्रॉस a करूं तो देखो b है मेरे पास 4k कैप, क्रॉस a है मेरे पास 2i कैप, तो 8, और अब मुझे करना है k क्रॉस i, तो मैं k से i की तरफ जाऊंगा तो एंटी क्लॉकवाइज, तो फिर प्लस j आएगा, तो ये हो जाएगा 8j कैप, है ना। तो अगर इनकी सीक्वेंस बदल देता तो ये वेक्टर मिलता मुझे, ये था b क्रॉस a, और ये क्या बन जाता 8j कैप, और यहाँ पर यूनिट वेक्टर होता j कैप। तो ये यूनिट वेक्टर की कहानी मैंने तुम्हें समझा दी। एक तो होगा उसका पार्ट मैग्नीट्यूड जो कि यहाँ पर 8 है, और एक होगा एन कैप जो कि यहाँ ऊपर, अगर b क्रॉस a करते हैं तो j कैप, और अगर a क्रॉस b किया तो माइनस।
अब यहाँ पर क्लियर है, यहाँ पर सीक्वेंस का रोल इंपॉर्टेंट है। अगर ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, तो इसकी प्रॉपर्टी नंबर 1 है कि इट डजंट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। तो अब हम बात करेंगे इसके प्रॉपर्टीज की। यहाँ पर भी वही मैं तुम्हें 8 प्रॉपर्टी बताऊंगा, उसमें से 5 तो जनरल जो है स्टेटमेंट्स हैं, और बाकी के 6, 7, 8 नंबर से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो प्रॉपर्टीज, नंबर 1, क्रॉस प्रोडक्ट डजंट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। तो डज नॉट इसका मतलब ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। तो ये दोनों जो हैं एक दूसरे का अपोजिट वेक्टर्स हैं या नेगेटिव वेक्टर्स हैं। तो हम इसको ऐसा भी लिख पाएंगे कि दोनों की मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट आएगी। तो पहली बात कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, दूसरा एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता, सॉरी, है ना। दूसरा फॉलोज तो जैसे अगर ए क्रॉस बी प्लस सी हो तो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा भाई क्रॉस का बी पर भी और सी पर भी, तो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। तीसरी बात, क्रॉस प्रोडक्ट इज जीरो कब, व्हेन थीटा इज 0 डिग्री। तो इसका मतलब अगर मैं आई क्रॉस आई करूं तो दोनों वेक्टर में एंगल 0 है, तो ये क्या बनेगा, 0। इसलिए ध्यान रखना, देखो आई डॉट आई तो 1 होता है, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के 1 होता है, लेकिन आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे एंड के क्रॉस के, ये क्या हो जाता है, 0। दूसरा, क्रॉस प्रोडक्ट इज मैक्सिमम कब होता है, व्हेन थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। यही बात है कि अगर मैं आई क्रॉस जे करूं तो बन जाता है के। अब तुम्हें यहाँ पर वो सर्कल ध्यान रखना है, ठीक है। आई क्रॉस जे करोगे तो के बन जाएगा, जे क्रॉस के करोगे तो आई बन जाएगा, है ना। तो जैसे जे क्रॉस के करने वाले हो तो आई बन जाएगा, और अगर के क्रॉस आई करोगे तो जे बन जाएगा। बाकी इनका अगर रिवर्स कर दिया, जैसे अगर जे क्रॉस आई कर दिया तो माइनस के कैप बनेगा, जैसे के क्रॉस जे कर दिया तो माइनस आई बनेगा, तो क्लॉकवाइज घूमोगे तो, और आई क्रॉस के कर दिया तो माइनस जे बनेगा, ठीक है। तो ये बात को ध्यान रखेंगे। फिफ्थ बात, जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है, अगर तुम्हें सपोज कंपोनेंट की फॉर्म में दिया जाए, जैसे मान लो ये 2i माइनस जे प्लस 3k कैप, और b तुम्हें दे दिया माइनस आई माइनस जे प्लस के, और अब तुम्हें क्रॉस प्रोडक्ट करने को बोलेंगे, तो तुम क्या करो, ऐसे दो पैरेलल लाइन खींचना, ऊपर लिखना आई जे और के। अब जो फर्स्ट वेक्टर है ए, उसके कंपोनेंट्स लिखो। देखो आई का कंपोनेंट है 2, जे है -1, इसका कोफिशिएंट है 3। फिर बी के लिखो -1 और 1। फिर क्या करो, आई, जब आई का तुम लिख रहे हो तब आई वाली साइड को कवर कर दो, तब ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना और फिर माइनस साइन लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई करना। तो -1 इंटू 1 -1, फिर माइनस साइन, 3 इंटू -1 इज -3, ठीक है। फिर अल्टरनेट साइन लगाना, आई लगा दिया फिर माइनस जे लगाना, तो जे को कवर कर लेना, और अब तुमको क्रॉस प्रोडक्ट करना है ये और ये वाले के बीच में। तो अब हम लिखेंगे 2 इंटू 1 2, फिर माइनस, और 3 इंटू -1 इट इज -3, फिर अल्टरनेट साइन लगाना प्लस के कैप। अब जब के कैप को लिखोगे तो के को कवर कर लेना, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना, 2 इंटू -1 -2, और -1 इंटू -1 1, ठीक है। बस अब इसको सॉल्व करके लिख लेंगे हम।
तो ये देखो -3 और माइनस तो +3 का हो जाएगा, 3 माइनस तो ये हो जाएगा 2i। यहाँ पर ये हो गया तुम्हारे पास 5, तो -5j, ये हो गया तुम्हारे पास -3k कैप। तो इस तरह से तुम क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हो अगर तुम्हें कंपोनेंट की फॉर्म में दिए हों वेक्टर्स तो। अब 3 प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट जिस पे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। नंबर 6, जैसे वहां पर अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। ऐसे यहाँ पर अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं या कोलिनियर हैं तब उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। इफ ए एंड बी आर पैरेलल और कोलिनियर तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होने वाला है इट इज इक्वल टू 0। तो एक तो ये प्रॉपर्टी काम में आएगी। नंबर 7, कि अगर तुम्हें के दो वेक्टर दिए हुए हो ए और बी और उनसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर पूछ रहा हो तब ये प्रॉपर्टी काम आएगी। क्या? यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, यानी तुमसे एन कैप पूछ रहा है। एन कैप कैसे निकालेंगे? ए क्रॉस बी अपॉन उसका मैग्नीट्यूड से, है ना? क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या है? ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। ये मैग्नीट्यूड ही तो है क्रॉस प्रोडक्ट का, तो हमने वही लिखा यहाँ पर। तो अभी जैसे मैं तुमको इसका यूज बताता हूँ। जैसे मान लो वेक्टर ए दिया हुआ है तुम्हें 2i -3j और एक वेक्टर बी दिया हुआ है, मान लेते हैं -j + k कैप। अब हमको फाइंड आउट करना है यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। तो एन कैप अगर निकालना है तो ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे और उस क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड से हम इसको डिवाइड कर देंगे, राइट? तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए मैंने तुम्हें बताया कि क्रॉस प्रोडक्ट के लिए ऐसे दो पैरेलल लाइन खींचना, यहाँ पे आई कैप, जे कैप, के कैप ऐसे बनाना। तो फर्स्ट वेक्टर के कंपोनेंट 2 और -3 और कॉमा 0, बी के हैं 0, -1 और 1, ठीक है। यहाँ पर आई लिखेंगे सबसे पहले, आई को कवर कर देंगे दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो -3 इंटू 1 -3 और 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा। फिर अल्टरनेट नेगेटिव साइन, जे को कवर करेंगे 2 इंटू 1 इज 2 एंड 0 इंटू 0 इज 0, प्लस के ले लेते हैं, के को कवर कर देंगे तो 2 इंटू -1 इज -2 एंड -3 इंटू 0 इज 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा -3i कैप -2j कैप -2k कैप। और अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, यानी तुमको निकालना है a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड, तो इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -3 का स्क्वायर 9 प्लस -2 का स्क्वायर 4 प्लस -2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास √17। तो अब एन कैप हमारे पास आ गया कितना? -3i -2j -2k कैप डिवाइडेड बाय √17। तो इस तरह से हम कर लेंगे। और इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है मान लो ये तुम्हारे पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी, दोनों के बीच में एंगल है थीटा। अब इनसे जो पैरेललोग्राम बनेगा और ये डायगोनल खींचेंगे तो दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बन जाएंगे। अगर इन दो वेक्टर से बने हुए पैरेललोग्राम का एरिया लेना हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल करके उसका डबल कर देंगे। अब इस ट्रायंगल का एरिया लेना हो तो बेस लेंथ तो ए है। अब देखो ये ट्रायंगल अगर हम लें कौन सा, ओ पी एम और एन, तो ओ पी एन में, ट्रायंगल ओ पी एन में अगर तुम पी एन देखो तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये बी की लेंथ हो गई, ये वेक्टर बी था, ठीक है। तो इसका मतलब पी एन जो हो जाएगा वो बी साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। और इस ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ पी एम ये हो जाएगा हाफ
इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड पी एन, जो कि है हमारे पास बी साइन थीटा। और यहाँ पे देखो ए बी साइन थीटा इज वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो अब टोटल बात ये है, अगर तुम्हें इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड का हाफ कर दो, और पूरे पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो तुम सीधा ए क्रॉस बी कर दो। यहाँ तक क्लियर है? तो दो वेक्टर के से बने हुए पैरेललोग्राम का एरिया निकालना हो तो दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकाल दो, बस ये। तो ये तो हो गया हमारे पास भाई वेक्टर खत्म। वेक्टर में इतने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं जो हमने अभी डिस्कस कर लिए।